हेलो एवरीवन, ये वीडियो रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में है जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। रशियन फॉर्मलिज्म एक लिटरेरी और थ्योरेटिकल मूवमेंट था जो कि रशिया में डेवलप्ड हुआ इन द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी बिटवीन 1910 टू 1930s। इट कंट्रीब्यूटेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। और रशियन फॉर्मलिज्म का एक सिग्निफिकेंट रोल है लिंग्विस्टिक और लिटरेचर के डेवलपमेंट में। तो रशियन फॉर्मलिज्म लाइक कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अदर मूवमेंट हुए या अदर जो थ्योरेटिकल या लिटरेरी मूवमेंट हुए लाइक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट, तो सिमिलरली एक टाइप का वैसा ही मूवमेंट था जो कि रशिया में हुआ। इट वॉज सेंटर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट। सो फॉर्मलिज्म विच मीन्स फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट। सो ये जो मूवमेंट था ये किसी भी टेक्स्ट के फॉर्म पे बात करता था, मतलब कोई टेक्स्ट कैसे बना हुआ है, लाइक कि उस टेक्स्ट में क्या क्या कैरेक्टर आया है, किस टाइप के कैरेक्टर आया है, उसका स्टाइल क्या है, उसका थीम क्या है, उसमें किस टाइप के लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। सो वो टेक्स्ट के बनावट पे बात करते थे, उसके फॉर्मेशन पे बात करते थे। द प्रैक्टिशनर एंड फॉलोअर्स ऑफ दिस थ्योरी वेर नोन एज फॉर्मलिस्ट। और जो लोग किसी भी टेक्स्ट के फॉर्म में बात करते थे वो सारे प्रैक्टिशनर, फॉलोअर रशियन फॉर्मलिस्ट कहलाए। Though the theory began and developed in Russia, that is why it is called Russian formalism. चूंकि ये फॉर्मेशन ऑफ ए टेक्स्ट का जो थ्योरी था वो रशिया में डेवलप्ड हुआ, इसीलिए इसे रशियन फॉर्मलिज्म कहा जाता है। There were many tenets or principles of the Russian formalism. Some of the most important tenets of Russian formalism were following. So ये अभी हम लोग देखेंगे कुछ फेमस जो उनका प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था या जो मेथड था उसके बारे में। तो पहला है टेक्स्ट इज द ओनली हीरो। उन लोगों का मानना था कि टेक्स्ट ही सब कुछ है, यानी टेक्स्ट को उसमें जो कैरेक्टर, जो प्लॉट, जिस टाइप का स्टाइल में लिखा गया उसी के बारे में हमको बात करना है। इन लोगों का ऐसा मानना था। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ टेक्स्ट विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। साथ ही साथ वो लोग ये चाहते थे कि अगर किसी टेक्स्ट को आप एनालाइज कर रहे हैं, उसका मीनिंग लगा रहे हैं, देन हमको उस टेक्स्ट से ही रिलेटेड बात करना है, ना कि जो उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करना है। मान लीजिए कि पैसेज टू इंडिया को अगर हमको जज करना है, एनालाइज करना है, तो उसमें जो कैरेक्टर आया है, जिस टाइप का उसमें प्लॉट है, जो थीम है, उसी के बारे में बात करना है, ना कि उसको हमको पॉलिटिकली या रिलीजियस टाइप से या हिस्टोरिकल टाइप से उसको जज करना है। सो इनका ये तरीका था कि टेक्स्ट में जो चीज़ आया है हमको उसी के बेस पे उसका जजमेंट, एनालिसिस करना, उसका मीनिंग लगाना है, ना कि उस टेक्स्ट को हमको किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस से जोड़ना है। नेक्स्ट, ए टेक्स्ट कैन बी जज्ड बाय इटसेल्फ। सो इनका ये भी मानना था कि टेक्स्ट को जो उसमें जो भी लिटरेरी डिवाइस है, जो प्लॉट, जो कैरेक्टराइजेशन आया है, उसी के आधार पे हमको जज करना है। The above theoretical discussion emerged between the members of two groups in Russia। और इस टाइप का डिस्कशन रशिया में दो ग्रुप के बीच में हुआ। पहला ग्रुप है द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल जो कि 1915 में बना, और वहीं जो सेकंड ग्रुप है ओपियाज ग्रुप, जिसे सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज कहते हैं। इसका जो फाउंडेशन हुआ 1916 में हुआ और ये सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। सो इस टाइप का जो डिस्कशन था, लाइक की टेक्स्ट इज द ओनली हीरो, द स्टडी ऑफ टेक्स्ट विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, और अ टेक्स्ट कैन बी जज्ड बाय इटसेल्फ, इस टाइप का डिस्कशन इसी दोनों ग्रुप में हुआ। जैसे कि हम लोग देखें कि यूनिवर्सिटी विट्स, विच मीन्स कि वैसे स्कॉलर या वैसे ड्रामेटिस्ट जो कि ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज में पढ़े थे, वो यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। तो सिमिलरली आपको यहाँ भी दो ग्रुप मिलता है, एक द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल या ओपियाज ग्रुप। सो रशियन फॉर्मलिस्ट इसी दोनों ग्रुप में से आते थे, या कोई ऐसे थे जो दोनों ग्रुप में थे। अभी हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस है बिटवीन रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही स्टार्ट हुआ। So Russian formalism was a literary and theoretical movement which started in Russia, और वहीं जो न्यू क्रिटिसिज्म था ये भी लिटरेरी और थ्योरेटिकल मूवमेंट था, लेकिन ये अमेरिका में डेवलप हुआ, स्टार्ट हुआ। ए टेक्स्ट कैन बी जज्ड बाय इटसेल्फ वाज इट्स मेन पर्पस। सो रशियन फॉर्मलिज्म का जो मेन पर्पस था, उनका ये मानना था कि एक टेक्स्ट को उसी टेक्स्ट में आए हुए जो कैरेक्टर्स है या जो स्टाइल है, थीम है, उसी के आधार पे जज करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। वहीं जो न्यू क्रिटिक थे उनका भी यही मानना था कि क्लोज रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट। तो ये दोनों में ये बात का सिमिलैरिटीज था कि वो लोग टेक्स्ट सेंटर्ड थे।
कुछ यहाँ लिस्ट है, कुछ जो रशियन फॉर्मुलिस्ट है जिसमें जो फेमस है रोमन याकोब्सन, विक्टर स्लोवोस्की, बोरिस टोमोस्की, बोरिस आइजनबाउम एंड व्लादिमीर प्रॉप, ये सब फेमस रशियन फॉर्मुलिस्ट है। वहीं आई रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, एलन टेट, रैंडम, विलियम निप्सन और केलेन ब्रुक, ये सब फेमस न्यू क्रिटिक्स माने जाते हैं। वहीं आई रिचर्ड्स को फादर ऑफ न्यू क्रिटिक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं रशियन फॉर्मुलिस्ट जो फेमस है, लाइक रोमन याकोब्सन, विक्टर स्लोवोस्की, बोरिस टोमोस्की, बोरिस आइजनबाउम एंड व्लादिमीर प्रॉप। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इन सारे जो रशियन फॉर्मुलिस्ट था, जो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है रशियन फॉर्मुलिज्म में। रोमन याकोब्सन एक फेमस फॉर्मुलिस्ट, लिंग्विस्ट और लिटरेरी थ्योरिस्ट थे, और ये एक नोटेबल मेंबर थे मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल के, जिन्होंने प्राग स्कूल के फाउंडेशन में भी हेल्प किया। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, और रोमन याकोब्सन को उनके टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के लिए जाना जाता है, wherein we talk about the identification of metaphor और metonymy। So इस वर्क में टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में उन्होंने मेटाफर और मेटोनॉमी के बारे में बात किया, डिटेल में बात किया, एंड इट इज ही हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरीनेस एंड सजेस्टेड क्लोज रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट। और रोमन याकोब्सन ही है जो कि रशियन फॉर्मुलिज्म में लिटरेरीनेस का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरीनेस है उसके बारे में बात किया। साथ ही साथ उन्होंने किसी भी टेक्स्ट के क्लोज रीडिंग के बारे में बात किया, जो कि जो न्यू क्रिटिक्स थे वो भी इसी टाइप से वो बात करते थे, और स्पेशली आई रिचर्ड्स। आई रिचर्ड्स का जो वर्क आया प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि 1924 में पब्लिश हुआ, उसमें भी आई रिचर्ड्स ने क्लोज रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट का बात किया है। देन विक्टर स्लोवोस्की भी एक रशियन फॉर्मुलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और राइटर थे, और इन्होंने किसी भी आर्ट में, आर्ट विच मीन्स चाहे वो नॉवेल हो या फिर ड्रामा हो, पोइट्री हो, उसमें वो टेक्निकलिटी का बात करते थे, और उन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम है आर्ट एज टेक्निक। इस वर्क में उन्होंने सूजेट ऑफ फैबुला के बारे में उसको डिफरेंशिएट किया है, उसके बारे में बात किया है। द वर्ड सूजेट विच मीन्स प्लॉट, सो जो वर्ड सूजेट है जिसका मतलब होता है प्लॉट, और प्लॉट क्या है, तो प्लॉट डिनोट्स द ऑर्डर एंड मैनर इन विच इवेंट्स और इंसिडेंट्स आर प्रेजेंटेड इन ए नैरेटिव, और द अदर हैंड फैबुला मीन्स स्टोरी विच डिनोट्स द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सो सूजेट का मतलब प्लॉट होता है और फैबुला का मतलब स्टोरी होता है, और उन्हें बताया कि फैबुला क्या है कि ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है किसी भी इवेंट्स का, वहीं प्लॉट क्या है कि द ऑर्डर एंड मैनर इन विच इवेंट्स और इंसिडेंट्स आर प्रेजेंटेड इन ए नैरेटिव वर्क। एरिस्टोटल भी अपने पोएटिक्स में प्लॉट के बारे में डिस्कशन किया, और उन्होंने बताया कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ए पोएट्री। अब हमको देखना है कि एम फॉस्टर का भी एक वर्क है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, उस वर्क में भी फॉस्टर ने प्लॉट और स्टोरी के बारे में बात किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसको हैंडल करने के लिए। प्लॉट और स्टोरी के जो डिफरेंसेस है उसको लिखने में आपको हेल्प करेगा, तो आपको इसको भी देख लेना चाहिए। देन बोरिस टोमोस्की एक रशियन फॉर्मुलिस्ट थे ये भी, और ये थ्योरिस्ट थे, क्रिटिक थे, साथ ही साथ ये ओपियाज ग्रुप और मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल दोनों के मेंबर थे। ही लार्जली एडवोकेटेड अबाउट द थीम ऑफ ए टेक्स्ट इन हिज थीमेटिक। सो इन्होंने एक वर्क लिखा थीमेटिक, और उन्होंने बात किया जो किसी भी नैरेटिव वर्क का या किसी भी लिटरेरी वर्क का जो थीम होता है उसके बारे में उन्होंने डीपली बात किया। Almost all the Russian formalists agreed and concluded that a text can be judged by itself. So जितने भी रशियन फॉर्मुलिस्ट थे वो सब इस बात पे एग्री हुए और कंक्लूड किए कि किसी भी टेक्स्ट को उसमें जो भी कैरेक्टर्स या जो भी प्लॉट्स या जो भी थीम या जो अदर लिटरेरी डिवाइसेस आए हैं उसी के आधार पे उसको जज करना या एनालिसिस करना चाहिए, विच मीन्स इट इज ऑटोटेलिक, और जिसका मतलब है कि टेक्स्ट क्या है, ऑटोटेलिक है। They fully ignored the different context of a text like physical, social, political, historical, etc. और जो भी रशियन फॉर्मुलिस्ट थे उन्होंने किसी भी टेक्स्ट को जो उसका फिजिकल या सोशल या पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको वो लोग पूरी तरह से नकार दिए। लाइक कि अगर हम लोग लुक बैक इन एंगर का बात करें, जो कि ऑलमोस्ट बेस्ट है कि एंग्री यंग मैन, जो वर्ल्ड वार के बाद जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंग्जाइटी आया था उस पे अगर हम उसको कनेक्ट कर सकते, तो रशियन जो फॉर्मुलिस्ट थे वो मानते थे कि नहीं,
हमको उस बस टेक्स्ट में जो चीज़ है उसी के बारे में बात करना है, ना कि उसको हमको अब जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसके आधार पे जज करेंगे या फिर जो पॉलिटिकल बेस है उसके आधार पे जज करेंगे। ऐसा रशियन फॉर्मलिस्ट नहीं चाहते थे। द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय टू मेथड। अभी हम लोग जानते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को अगर उसका मीनिंग समझना है या उसको एनालाइज करना है या फिर उस पर जजमेंट देना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो टेक्सुअल मेथड और दूसरा है कॉन्टेक्चुअल मेथड। सो जो रशियन फॉर्मलिस्ट थे वो हमेशा टेक्सुअल मेथड को अपनाए और वो कॉन्टेक्चुअल मेथड को इग्नोर किए। सो टेक्सुअल मेथड क्या है? सो इट डिपेंड्स ऑन ए टेक्स्ट कैरेक्टर, प्लॉट, स्टोरी, थीम, फिगर ऑफ स्पीच, इमेज, सिंबल्स एक्सेट्रा। किसी भी टेक्स्ट को मान लीजिए एनालाइज करना है। टेक्स्ट कहने का मतलब है कोई भी पोएम या नॉवेल या ड्रामा या इवन तक के क्रिटिसिज्म। सो अगर किसी भी अगर टेक्सुअल मेथड का बात आए विच मीन्स कि हमको केवल उस टेक्स्ट में आए हुए कैरेक्टर, प्लॉट, समरी, थीम, फिगर ऑफ स्पीच, इमेज, सिंबल, इन सब के बारे में ही बात करना है और इसी के आधार पे हमको एनालिसिस और जजमेंट देना है या फिर उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। वहीं कॉन्टेक्चुअल मेथड में क्या होता है? डिपेंड्स ऑन ए टेक्स्ट वेरियस कॉन्टेक्स्ट लाइक फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एक्सेट्रा। सो कॉन्टेक्चुअल मेथड में किसी भी टेक्स्ट का अगर मीनिंग निकालना है या उसको एनालाइज करना है या जजमेंट देना है तो हम उस टेक्स्ट को उसके फिजिकली, ज्योग्राफिकली या सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंगल से भी देखते हैं। लाइक कि हेनरी IV पार्ट 1 शेक्सपियर का प्ले, तो ऑफकोर्स वो हिस्टोरिकल प्ले था, तो क्या उससे हट करके हम मीनिंग लगाएंगे तो क्या सही जजमेंट या एनालिसिस कर पाएंगे? नहीं पहुंच सकते। वहीं अगर एक पैसेज टू इंडिया को देखें तो क्या हम उसको पॉलिटिकल कंपेयर नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं, या हम उसको जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उससे कंपेयर करेंगे या उससे उसको जोड़ के देखेंगे, तभी हम एग्जैक्ट जो मीनिंग है या जो जजमेंट है या एनालिसिस है उस तक पहुंच सकते हैं। सो रशियन फॉर्मलिस्ट क्या करते थे? वो कॉन्टेक्चुअल मेथड को इग्नोर किए। नहीं, उनका ये मानना था कि बस जो हम किसी भी टेक्स्ट को जज करना है तो हमको बस टेक्सुअल मेथड के आधार पे ही जज करना है। अभी देख लेते हैं डाउनफॉल ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म। हालांकि ये मूवमेंट जो है आपको 1910 से लेकर 1930s के बीच में, ज़्यादा इसका लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम नहीं रहा। सो इसके पीछे रीजन क्या है? तो मेनी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट रशियन फॉर्मलिस्ट डीह्यूमनाइज द आर्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग ए टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। सो बहुत सारे जो क्रिटिक थे जो बाद में आए रशियन फॉर्मलिज्म के बाद, उनका ये मानना था जो रशियन फॉर्मलिस्ट है वो क्या किए? आर्ट में आर्ट को डीह्यूमनाइज किए, विच मीन्स कि आर्ट तो चाहे लिटरेचर या फिर आर्ट, इसमें सोसाइटी इंक्लूड होता है या रिलीजन इंक्लूड होता है या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ तो इंक्लूड ही होता है। इसके बिना हम शायद आर्ट का कल्पना भी नहीं कर सकते। सो बट रशियन फॉर्मलिस्ट क्या किए? इसको डीह्यूमनाइज किए। सो द फॉर्मलिस्ट टर्न ब्लाइंड आइज ऑन ए टेक्स्ट वेरियस कॉन्टेक्स्ट एंड लास्टली दे वर अटैक्ड बाय द सोशलिस्ट फॉर इग्नोरिंग सोशल वैल्यू। और लास्टली रशियन फॉर्मलिस्ट को लिटरेरी अटैक झेलना पड़ा जो सोशलिस्ट थे, क्योंकि वो लोग ना ही वो लोग सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टेक्स्ट को जज करते थे, ना पॉलिटिकल, ना रिलीजियस, ना हिस्टोरिकल। इसी सब कारण से क्या हुआ, जो सोशलिस्ट जब एक्टिव हुए तो उन्होंने लिटरेरी अटैक किया रशियन फॉर्मलिस्ट पे और धीरे धीरे इसका डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया और ये फेल हो गया ये मूवमेंट। So this was the short video regarding Russian formalism. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.